खबरें में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ करवाएंगे आपसे। PTI ने क्या हुकूमत से मुज़ाकरात के ज़िमन में मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि ताज़ा खबर ये आई है, उन्होंने कहा किससे बात करें, ये तो बेख्तियार लोग हैं। बकौल PTI की टॉप लीडरशिप केस पे बात होगी। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का तनाव शिद्दत इख्तियार करेगा, और यह तनाव है भी या नहीं है, ये क्या मामला है, ये र्यूमर मिल है, ये क्या हो रहा है। मगर कुछ वाक़यात भी हो, जिस तरह हमने सरगोदा की जज साहब का लेटर देखा जो उन्होंने लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ साहब को भेजा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर कह रहे हैं जी बड़े इख्तलाफात हैं हमारे इस बजट पर। ये इख्तलाफात इंशाअल्लाह ताला रफ़ा दफ़ा होंगे या नहीं होंगे, मगर लगता है हो ही जाएंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट अवाम दोस्त है या नहीं, क्योंकि आज नेपरा ने 20% बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ा दी। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक़ वफाकी हैं, सीनियर सियासतदान है। थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब। दुरानी साहब, एक जिसे हम कहते हैं ना पॉली क्राइसिस है, मल्टीपल क्राइसिस है हम, और अब हम कुछ इसके आदी भी शायद हो गए हैं। ये PTI का मौक़िफ़ आप दुरुस्त समझते हैं कि भाई ये जो लोग बज़ाहिर हुकूमत में बैठे हैं वो कहते हैं इनके पास इख्तियार नहीं है, इनसे हम क्या बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई साहब, इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि PTI क्या कह रही है, इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत क्या कर रही है। मुज़ाकरात इस वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त टकराव को ख़त्म करना और सियासत को सड़कों और जुलूसों से निकाल के पार्लियामेंट तक वापस लेके आना, जेलों से भी निकालना और पार्लियामेंट तक लाना, ये इस वक्त जमहूरी तकाज़ा है। इस तकाज़े को पूरा करने का अख्तियार किसके पास है, ये फ़ैसला कुन बात है। इसका अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के पास है। इसकी एक मिसाल मौजूद है कि 77 में जब भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात किए थे उस वक्त की अपोजिशन के साथ, यही केस था बिल्कुल। उस वक्त उन्होंने जेलों से लोगों को रिहा किया था और जिन पे गद्दारी के मुकदमे, कत्ल के मुकदमे, बमों के मुकदमे, क्या क्या कुछ बना हुआ था, उन सारों को निकाल के अपने साथ ला के टेबल पे बिठाया और मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि मुज़ाकरात कामयाबी से अपनी तकमील तक पहुँचे, अंडरस्टैंडिंग बनी। आज अगर यही इक़दामात हुकूमत उठाती है, आम माफ़ी का ऐलान करती है, या मुज़ाकरात के लिए टेबल पे लाती है लोगों को, या हुकूमत जेल चली जाए या जेल वालों को निकाल के पार्लियामेंट पे ले आए, जो कुछ भी करना है करके अगर वो मुज़ाकरात शुरू करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव निकलेगा। क्योंकि इस वक्त ना कोई ज़ियाउल हक मौजूद है और ना ही इस वक्त अदलिया जो है वो जमहूरियत के बारे में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अगर आज सियासतदान मसले को हल करते हैं तो मसला हल हो जाएगा आवाम की ख्वाहिश और उमंगों के मुताबिक। अगर नहीं करेंगे तो इनका डिस्क्रिशन है, ये अपनी सियासत, अपने सियासी मुस्तकबिल, आवाम की नज़रों में अपनी हकीकत और हुकूमत के तमाम अख्तियारात के बारे में अपने आप को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल। लेकिन दुरानी साहब, एक और बात है, एक तस्वर ये है कि जी जो आज की हुकूमत है उसकी तो दिली ख्वाहिश है कि अपोजिशन में और एस्टेब्लिशमेंट ठन के रहे, वो अपनी सर्वाइवल इस कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं। एग्जैक्टली ये हकीकत है, और आपको पता है हम कई दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं। और इस वक्त हुकूमत का सारा जोर ये है कि किसी वाक़े की बुनियाद के ऊपर जिसका इस्तगासा खुद हुकूमत ने पेश करना है 9 मई का, उन्हीं मुकदमात के अंदर एक पार्टी को एक्यूज़ करके उनको जेलों में रख लें। अब जेल में रखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई कानून ऐसा नहीं है कि किसी ऑन गोइंग मुकदमे के अंदर जिसका भी फैसला ना हुआ हो ज़रूरी है आपने किसी को जेल में रखना। हाँ। आप जेल से निकाल के उनसे मुज़ाकरात, और ये पूरा नेशनल कंसेंस, मैंने ही ये वो दिया था, एक तजवीज़ दी थी कि आप तमाम कैदियों को छोड़ के मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को आगे बढ़ाने के लिए आम माफ़ी का ऐलान करें, फदर साहब करें। और इसको सब तमाम मीडिया ने, तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि इस टकराव में से वो अपनी बका निकाल लेगी।
क्या इसमें बका है? मेरा तो ख्याल है कि जी इसमें बका तो नहीं है, इसमें ज़िल्लत है। इसमें बका नहीं है, इसमें मुल्क का नुकसान है। इस जंग में हुकूमत नहीं जीत सकती क्योंकि ये जंग अवाम के साथ है। इस वक्त अवाम ये चाहते हैं कि उनकी बढ़ती हुई मुश्किलात, उनका बढ़ता हुआ बिजली का बिल, उनका बढ़ता हुआ महंगाई, उनके साथ बढ़ती हुई मुश्किलात, और दूसरा उनका बढ़ता हुआ एहसास से महरूमी कि उनको उनके वोट से महरूम किया जा रहा है, उनको उनके वोट के हक से, उनके जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। इसके बारे में अवाम बहुत सेंसिटिव हैं। अवाम से लड़ने वाली कुव्वतें जो हैं दुनिया की तारीख के अंदर अजूबा बन जाती हैं, इबरत का निशान। ये तो आपने बिल्कुल एक बड़ी सेंसिबल बात की है, लेकिन एक तअस्सुर और दुरानी साहब मिलता है कि आज की जो बिलखसूस जो रूलिंग पार्टीज़ रही हैं, जो इस वक्त पावर में हैं या माजी में बार हाफ पावर में आई, उनके बारे में एक तअस्सुर ये बड़ा पुख्ता हुआ कि उन्होंने तय कर लिया है कि यार अंदरूनी मुक्तदरा, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, चाइना, सऊदी अरेबिया, दुबई और IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एंड इन प्रैक्टिकल टर्म्स दे हैव रिटन ऑफ द मैसेज एट लार्ज, जिसका नतीजा हमने पिछले इलेक्शन में देखा। अगर ये सब भी है तो ये सब भी वही कह रहे हैं जो मैं और आप कह रहे हैं। देखें IMF क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। सऊदी अरब क्या कह रहा है, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन मांग रहा है। चाइना क्या कह रहा है, कहना आपस में चरा, वो तो हमेशा यही कहते हैं। इसी तरह EU क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहता सवाए पाकिस्तान के अपने लीडरों के। आप सारी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान चले और वो मतलब इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि रिकन्सिलिएशन करो। हमारे अपने लीडर जो हैं वो ये समझते हैं कि रिकन्सिलिएशन की सूरत में उनके हाथ से वो अख्तियार निकल जाएगा जिसको उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। इस कब्ज़े को बचाने के लिए उनकी अप्रोच बिल्कुल ऐसी है जैसी कब्ज़ा ग्रुपों की होती है। तो इस वक्त ये कब्ज़ा ग्रुप अप्रोच से आगे बढ़ते हुए हुकूमत की ये रिक्वायरमेंट है और ये हुकूमत को शायद करना भी पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर इन पे दबाव आएगा बैनुल-अक़वामी कि ये करो, और दबाव की सूरत में भी करना है तो क्यों नहीं अच्छे तरीके पे कर लेते। ये जो अवामी रद्द-ए-अमल जो हमें पहले कुछ अर्सा पहले कश्मीर में नज़र आया, ये उधर क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो पर्सनली एक एज ए आइडियोलॉजिकल पर्सन नहीं समझता कि पीपल आर डेड, दे आर अलाइव, लेकिन वो सोए रहते हैं बड़ी देर, मगर जब जागते हैं तो बुरी तरह जागते हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या, अगर रिकन्सिलिएशन नहीं होती, प्राइसेस नीचे नहीं आती, तो दुरानी साहब पीपल्स रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, पीपल रिएक्शन जो अनबेरेबल होता है हुकूमतों के लिए, वो पंजाब का रिएक्शन सबसे पहले। जब पंजाब में कोई रिएक्शन आता है तो उस रिएक्शन को संभालना किसी हुकूमत में बस में कभी रहा ही नहीं। ये 86 अप्रैल आप बेनज़ीर भुट्टो, जितनी भी माजी की हिस्ट्री उठा लें वो यही कहती है। भुट्टो साहब को किस चीज़ ने हिलाया था? लाहौर, ठीक। इसलिए ये इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा हुकूमत को। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है, जिसमें कि हम इतने प्यारे प्यारे अपने बच्चों की जानों का नजराना जाते हुए देख रहे हैं, हमारे मतलब दिल जो है वो डेफिनेटली खून के आंसू रोता है जब देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा मुल्क, हमारे बच्चों की जो ज़िंदगियों की बका है वो ये डिमांड कर रही है कि हम जब भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कन्फ्रंटेशन बढ़ती है, उसके नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ती है। जब भी वो कन्फ्रंटेशन जो है पार्लियामेंट में आ जाती है, सड़कों से निकल जाती है, किसी दायरे में आ जाती है, तो चीज़ें मामूल के मुताबिक आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस वक्त मामूल के मुताबिक मुल्क को लाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि टकराव को हम, और ये अगर नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ना सिर्फ KPK
बलूचिस्तान, पंजाब के अलावा सिंध में भी हालात इतने फेवरेबल नहीं हैं। दुरानी साहब, आपको लगता है कि जो जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट भी होते हैं, बड़े दानिशमंद लोग भी होते हैं, कहीं आपको ख़बरों के मुताबिक किसी मुताबिक ये एहसास कहीं नज़र आता है कि भाई ये जो सिचुएशन है ये तो अब अनसस्टेनेबल है, अनबेरेबल है मैसेज के लिए, तो क्या ये ख्याल तकवीत पाएगा हमारे मुक़्तदरा में कि भाई अब इससे निकलें? मेरा ये ख्याल है कि लोग इसके बारे में और कहते हैं जी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब ये सोच इदारों के अंदर फैलती जा रही है। एक इदारा जो इसकी मुकम्मल तौर पे लपेट में आ रहा है वो है अदलिया ने मुकम्मल तौर पे एहसास, उन्होंने क्लियर शिफ्ट है उनकी सोच और उनकी अप्रोच के अंदर। इसी तरह से मैं इस्टेब्लिशमेंट का भी मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस मामले में कोई प्रोएक्टिव रोल अब नहीं लेगी, बल्कि वो अपनी जो हाउस है उसको इन ऑर्डर लाने की कोशिश करेगी। बाकी जहाँ तक सवाल है कि जो पीडीएम इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई पीडीएम है, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी गिरफ्त खोती जा रही। पीपल्स पार्टी जो है वो मफादात की पार्टी थी, लेकिन अब वो कुछ ब्लैकमेलिंग की पार्टी बनती जा रही है जो कि उनके मिजाज के साथ और उनके उसके साथ नहीं जाता। अब ये जो सारे चीज़ें पैदा हो रही हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपनी जगह से हिल रही हैं, मतलब जहाँ जो खड़ा है वहाँ वो नहीं है। हुकूमत को बनाने वाला जो है वो हुकूमत को कायम रखने के लिए नहीं है, और हुकूमत को चलाने वाला जो है वो हुकूमत में उम्मीद नहीं देख रहा, और हर कोई जो है पंजाब अपने रुख पे जा रहा है, केपीके अपने रुख पे, मतलब पूरा मुल्क जो है वो एक ऐसी कैफियत में है कि जो बहुत तकलीफ दे है हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने हुकूमतों को चलाया भी है, चलते हुए भी देखा है और उसके बारे में। अच्छा दुरानी साहब, ये बताएं, आप एक हुकूमत कैसा रहे हैं, ठीक है उसकी उस पर लोग तनकीद भी करते हैं, उसकी माशी हासिलात जो हैं अगर आज देखें तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त की जो ग्रोथ थी या जो एक्सपेंशन थी, क्या फ़र्क देखते हैं उस ज़माने में हम कितने घोड़ा हमारी उसकी बागें हमारे हाथ में थी और अब क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए ना, 2007 के अंदर जब बागें हाथ से निकल रही थी, हाँ, तो उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए 2008 के इलेक्शन के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ा दिया गया, और नताइज को कमोबेश अगर कहीं भी कोई इस किस्म की बहुत बड़ी शिकायत नहीं थी 2008 के इलेक्शन में। बिल्कुल जो लोग भी आए उनको इक़्तिदार को देते हुए उस वक्त की जो लोग इस वक्त पब्लिक में अपनी मकबूलियत खो चुके थे वो निकलते गए, और जो आए थे वो अख्तियार को पकड़ते गए, और उसके बाद बहुत से इक़दामात हुए जिन इक़दामात की वजह से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कम होना शुरू बहुत बढ़ गई थी। लेकिन 2007-8 के अंदर दहशतगर्दी की वेव कहाँ चली गई थी, फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन था, इदारों के लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया था, लेकिन हमने देखा कि वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर वापस आ गई। आज भी अगर आप इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो टकराव की कैफियत है उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, उसके लिए आपको वही राउट लेना पड़ेगा जिसमें कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आवाम को इन्वॉल्व करते हैं, और वो कुव्वतें या वो अफराद जिनके लिए आवाम के जहनों में और दिलों में गुंजाइश नहीं होती, उनको एक तरीके से साइड पे किया जाता है। आइंदा ज़िंदगी यार जिंदा सोबत बाकी, तो आगे चल के चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, एक से हालात नहीं रहते। आज आने वाले कल को कोई आ जाएगा। अब ये एक और इन्होंने हुकूमत के और हमारे जो पीडीएम के लोग हैं कि जी अगर कोई माजी वाला दोबारा आ गया तो वो तो हम सबको बंद कर देगा। अच्छा, ये मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। जब हम ब्रेक से आएंगे तो जो अदलिया का प्रोएक्टिव रोल अब हमें नज़र आता है, जिस तरह अभी एक इद्दत का केस यहाँ लगा हुआ है, जज साहब ने कहा है कि भाई बशर्ते ज़िंदगी में 10 दिन में इसका फ़ैसला कर दूंगा। इसके अलावा खतूत का एक सिलसिला चल निकला है, और अब तो जूनियर जुडिशरी से भी खतूत आना शुरू हो गए। इसके क्या असरात होंगे इस सारे माहौल में? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
अच्छा, जो पहले ख्याल था गुडी 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 सब चलेगा और नवाज शरीफ साहब के बारे में यह कहा जाता था, हालांकि मैं समझता हूँ ये नहीं कहना चाहिए था। दिस इज़ ये अच्छा नहीं लगता किसी जज साहब के बारे में कहें कि जनाब फ़लाँ जज साहब जब अपॉइंट होंगे तो हम फिर वापस आएंगे और ये आएंगे, ये इस तरह हम तो नहीं कह सकते, हम तो उसे बहरहाल ये कहा गया। लेकिन ये अब लग रहा है कि जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल ले रही है। जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको बहुत सी जगह पे वो रिलीफ, मैं कहूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं जी रिलीफ नहीं, हमें इंसाफ मिल रहा है, रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। तो ये अब हमें लग रहा है, तो ये इस इक्वेशन में एक नई डायमेंशन ऐड हुई है कि भाई ये बिल्कुल कोई खुदा न खास्ता कोई हमारा इदारा डेड हॉर्स नहीं है। देखिए, एक जो हुकूमती दबाव होता है वो हमेशा जब से ये दुनिया बनी, अख्तियार का दबाव जो है वो अपने आप को मनवाता तो है, हर इदारे के अंदर, अदलिया में भी बनवाता है, बाकी जगह पे भी बनवाता है, क्योंकि देखें इस्तगासा उनके पास होता है। अदलिया ने कोई हवा में तो नहीं चलना होता ना, अदलिया को इस्तगासा ने पेश करना है, अपनी मतलब प्रोसिक्यूशन ने अपना काम करना, बहुत सी। लेकिन होता यह है कि जब माहौल बदलना शुरू हो जाता है, जब हालात एविडेंटली किसी चीज़ के ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर सारे लोग ही बदलना शुरू हो जाते हैं। जोर एंड पे कहते हैं जी अदलिया बदल गई, असल में पुलिस भी बदल गई होती है, असल में वकला भी अपने रुख बदल चुके होते हैं, जो एविडेंस होती है वो भी एक मुख्तलिफ रुख पे जा रही होती है इस वक्त। या यूं अगर मैं कहूँ हाँ, अगेंस्ट द विंड जाना मुमकिन नहीं रहता, और तमाम ताकतें जो होती हैं वो दबाव, जैसे तूफ़ान का दबाव होता है, आवाम का दबाव जो होता है वो तूफ़ान की तरह होता है। एक जैसे एक मतलब बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा हो तो उसके मुकाबले में खड़ा होना बड़ा मुश्किल, तो उसका रिज़ल्ट फिर ये निकलता है कि इदारे जो हैं वो उसके आगे वो होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं उसकी डिमांड्स को। तो ये बात आपको इलेक्शन वाले दिन भी, मैंने तो उस दिन भी यही बात कही थी कि इदारों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अवाम की ओपिनियन के ख़िलाफ़ बहुत। आप भुट्टो साहब की मैंने मिसाल दी, लोग ये बात नहीं करते, 77 में जो कुछ हुआ वो एक तारीख की वाहिद मिसाल है रिसेंट हिस्ट्री की जिसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल डायलॉग हुआ और उसको रिस्पॉन्ड किया गया, वो अवाम के दबाव में हुआ था। वरना जीते हुए लोग तो उस वक्त भी थे और बड़े अच्छे तरीके पे जीते हुए, ये नहीं था कि सारा 4-5 सीट, और उन्हीं 4-5 सीटों को रिकनसाइल कर लिया गया। आज भी अगर रिकनसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो तो जितनी भी सीटें हैं उनके ज़रिए जो भी हालात हो, अभी भी वही कुछ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस वक्त हुकूमत नहीं भी चाहेगी तो ये हुकूमत जो है ये इसका मेल्ट डाउन दीवार पे लिखा हुआ है, अदालतों के जरिए। बड़ी बात करें आप, हाँ, यानी आपको मेल्ट डाउन जो है इसका वो क्या इस मेल्ट डाउन का ताल्लुक इसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से होगा या कुछ और भी है? देखें, इसका तो जो बेसिक यानी हम ये कहते हैं मुतवक्को मुजव्जा, अल्लाह करे ना हो। पहला मेल्ट डाउन का रीज़न जो है वो होगा 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को की जो टेम्परिंग है। देखें, वो हमेशा प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग जो होती है दोनों के अपने अपने असरात होते हैं। प्री पोल रिगिंग की वजह से ये पूरा इलेक्शन का अमल जो है ये मुतनाज़ है, और पोस्ट पोल रिगिंग की वजह से ये हुकूमत चल नहीं पा रही। प्री पोल रिगिंग जो है वो हमारे सिस्टम की एक ट्रेडिशनल है एक हद तक, लेकिन इस दफ़ा चूँकि प्री पोल रिगिंग 77 के लेवल से भी ऊपर चली गई तो उस वजह से, और ऑब्वियसली चली गई इंटरनेशनली, जितने इदारों की रिपोर्ट्स है आप उठा के देख लें वो क्या कह रही है, यही बात खुद पीएम साहब ने अनगार्डेड मोमेंट में हनीफ अब्बासी साहब को क्या कहा? हाँ? कि भाई बस 47 भी है। हाँ, तो मतलब ये है, और ख़ुद अब कितने लोग, अब इनमें से आपस के लोगों ने क्या कुछ कहा है, XPM ने वही वाली 47 वाली बात की, मतलब वो तो घर के भेदी थे ना। दुरानी साहब, एक और डायमेंशन, आप इसे आप मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहें या मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस कहें, जो पीपल्स पार्टी की और इसकी PMLN की है, फ़िलहाल वो उखड़े से हैं कि नहीं ये बजट, ये ज़्यादती, ये जुल्म, इसमें हम आपके साथ नहीं हैं, ये वो। तो ये जो इनका अजीब सा एक बैलेंस है, लव हेट रिलेशनशिप, इसे कैसे देखते हैं आप? देखें, हुकूमत और पीपल्स पार्टी का जो ताल्लुक़ है ना इस वक्त, देखें हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मफादात की वजह से एक है, ठीक है ना जी।
लेकिन अपने मुस्तकबिल के अंधेरे को देखते हुए थर्रा रही हैं दोनों। ठीक है ना जी, मतलब न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन का विजडम जो है वो आपस में टकरा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि सिंध के अंदर पूरे का पूरा जो लगा हुआ सीन है वही आर्टिफिशियल है। मतलब यह है कि वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन को खरीद लेते हैं या इलेक्शन से पहले इलेक्शन के रिजल्ट को वो बना लेते हैं, चूँकि एक लंबे अरसे की हुकूमत ने वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनके होल्ड्स डेवलप कर दिए, लेकिन वो होल्ड्स जो हैं वो अब कमज़ोर पड़े हैं। इसलिए वो इन तमाम हकीकतों के दरमियान मतलब पता नहीं चल रहा कि हम करें क्या, हुकूमत के साथ जाएं या ना जाएं। तो इसलिए वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है अपने अंदर से कि क्या करें और क्या ना करें। तो इसलिए जो ये शहीदों की अमानत पार्टी है वो जो है इस वक्त वो सियासत के बजाय, ठीक है ना जी, वो अपने मफादात को हसूल के लिए मुनाफकत की तरफ बढ़ रही है। ये पीपल्स पार्टी का कल्चर कभी नहीं था कि वो मतलब मफाद की सियासत तो करते थे, मुनाफकत की नहीं करते थे। कि जी सदर भी हैं, स्पीकर भी हैं और हुकूमत में भी नहीं है, हुकूमत में हैं भी, गवर्नर भी है, और जब साइन भी करने हैं, जब साइन करने का वक्त आए तो गवर्नर छुट्टी पे चला जाए। बस ये मुनाफकत की सियासत और पीपल्स पार्टी का आपस में तारीखी मेल जोल नहीं है। मतलब कुछ भी कह ले आप, पीपल्स पार्टी का एक बैकग्राउंड है, बीबी को आप भी जानते हैं, मेरा तो बहुत उनसे ज़ाती सा एक फैमिली हमारा मतलब एक देखा है मैंने बहुत करीब से। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी पार्टी को इस तरीके से हैंडल करना कि वो जो है वो बिल्कुल एक मुनाफिकाना अंदाज में अवाम के सामने ऑब्वियसली, ठीक है ना जी, वो अपनी मतलब अपनी आप को जस्टिफाई ना कर सके, अपने इक़दामात को जस्टिफाई ना कर सके, अपने आइन कानून को जस्टिफाई ना कर सके, फिर भी वो चल रही हो। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक। अच्छा दुरानी साहब, ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी को गवर्नर तो शिप तो पंजाब में मिल ही गई, मगर कोई और उनको वो यानी लगता है जैसे उन्हें जो हुकूमत है पंजाब में मुस्लिम लीग नून की, कोई उन्हें ज़्यादा जगह नहीं दे रही। तो इस ये आप समझते हैं ये इट्स दुरुस्त स्टेटमेंट? देखिए, पंजाब की हुकूमत जो है, पंजाब में जो इस वक्त हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में पॉजिटिव है। उनकी लीडरशिप जो है वो बहुत पॉजिटिव है कि हमने इस दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये उनका ये ख्याल है पंजाब की लीडरशिप का कि उनकी ताकत से ये हासिल की गई। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक है, मतलब फैक्ट है कि पंजाब की लीडरशिप का ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो उनकी स्ट्रेटजी और उनकी हिकमत और उनकी बहादुरी की वजह से नून के पास आई है, उनके ख्याल में। ठीक है, अब अगर आ गई है तो वो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत उस तरह चले जिस तरह वो चलाना चाहती है। तो अब ये है कि इस मामले से उन्होंने पीछे नहीं हटना। लिहाजा ये उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर इस ब्रेक को यहाँ इस तरह जो है वो रैप अप करते हैं कि बाज़ औक़ात ये भी लगता है कि ये जो पुरानी डिस्पेंसेशन थी, ये पुरानी पार्टियाँ थी, दे हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी। ज़मीन बदल गई है, और जब तक हम इस ज़मीन को समझते नहीं हैं और समझ के आगे नहीं बढ़ते तो खेल शायद रिजॉल्व ना हो सके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा हमें बताएंगे कि यह बजट हमारे लिए क्या जन्नत नज़ीर होगा या क्या क़यामतें तोड़ेगा। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर हफीज़ पाशा, गहरी निगाह रखते हैं मैशत पर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि एक तो 2-3 सवाल हैं। एक तो मैं आलमी हवाले से पूछूंगा, एक बड़ी खबर है, कंफर्म नहीं हो रही, मगर आज नेपरा ने 20% टैरिफ बढ़ाए हैं, और आज डॉन लिख रहा है कि जी 70 रुपये से ऊपर चला जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये बजट जो आपने कल देखा ये रियली एक डेवलपमेंट या एक्सपोर्ट फ्रेंडली बजट है, या इससे क्या नतीजे निकलेंगे आपकी निगाह में डॉक्टर साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इजाफा किया है नेपरा ने बहुत ही बड़ा, इसकी वजह तो यकीनन आपको पता होगी कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जुलाई के बाद से IMF के साथ जो एग्रीमेंट होने का इम्कान है वो बढ़ाने का एग्रीमेंट हो चुका था, इसलिए भी ये आगे बढ़ चुके हैं और नेपरा ने अनाउंस कर दिया है। दूसरी तरफ बजट पे आ जाइए, जो कि साल में एक बड़ा अहम होता है इवेंट, और पॉलिसी के लिहाज से ये हुकूमत की अपनी पॉलिसी के जो उनके प्रायोरिटीज वगैरह हैं वो वाजे होते हैं इससे। अब मैं आपको ये कहूँ कि ये बजट जो है, ये दरअसल आपने जिस तरह पूछा कि क्या इसके नतीजे में हमारे शरह नमू में इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, तो इन दो चीज़ों का जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि जब आप अपने टैक्स के रेवेन्यूज में 40% टारगेट करेंगे और नए जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं उससे तकरीबन आप 2200 से 2400 अरब टारगेट करेंगे, तो आपको अंदाजा है, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि इकोनॉमी पर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा और लोगों पर भी कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। तो इससे जो शरह नमू टारगेट है 3.5% का, वो मुतासिर हो सकता है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स का आपने मुनासिब सवाल किया है, इसलिए कि एक हैरत अंगेज तजवीज़ हुकूमत ले आई है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को जो एक अखलौता बचा हुआ इंसेंटिव था कि उन पर एक फिक्स टैक्स था 1% का, उसको ख़त्म करके नॉर्मल टैक्स रजीम में ले आए हैं, यानी कि प्रॉफिट्स पर तकरीबन ऑलमोस्ट 30% देना पड़ेगा। तो ये सरासर इस वक्त एक्सपोर्ट्स हमारे लाइफ लाइन है। हमें कोशिश है कि करनी चाहिए कि तेजी से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं ताकि हमारा डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन बोरोवर्स वगैरह लेंडर से ना हो इतना ज़्यादा, और पाकिस्तान का जो डेफिसिट है ट्रेड का वो कम होता जाए। ये मुनासिब वक्त बिल्कुल नहीं था कि आप एक्सपोर्टर्स पर इतना भारी टैक्स का इजाफा कर दें। आपने बाकी जो इंसेंटिव्स थे वो भी आपने ले लिए, आपने बिजली के निर्ख जो हमने कुछ हद तक सब्सिडी दी हुई थी वो भी वापस ले लिया। तो ये दरअसल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इज ए कंप्लीटली आई थिंक रॉन्ग मूव एट दिस टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और हवाले से कि ये इस तरह इससे तो एक ब्रेक नेक इन्फ्लेशन का भी खतरा क्या बल्कि हकीकत बन जाएगी। इस ज़्यादा इतनी ज़्यादा बिजली महंगी होगी, नंबर 1 एंड नंबर 2 यानी जो हम बार बार प्रोग्राम्स में आप भी कहते रहे और हम भी कहते रहे हैं कि भाई ऊपर की जो सब्सिडीज़ हैं, जो इशराफिया की सब्सिडीज़ हैं विच रन इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसको तो टच नहीं किया गया, तो सारे का सारा बोझ फिर आवाम पे डाल दिया गया है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, छोटा मोटा इजाफा किया है इनकम टैक्स में, वो भी सैलरीड लोगों पर ज्यादा। बात दरअसल ये है कि अब आप देखिए पंजाब का बजट आया, टैक्स फ्री बजट बड़े फख्र से कहा गया। आपको हैरत होगी सुनकर कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में जो टारगेट रखा गया है पंजाब, जहां सबसे बड़ा हमारा ज़री शोबा है, हैरत अंगेज टारगेट है 3.9 अरब, यानी कि 4 अरब से भी कम। जबकि आमदनी जो हमारे जो मुल्क के बड़े और पंजाब के बड़े जमींदार हैं, उनकी आमदनी पंजाब में ही कम से कम 500 अरब के करीब होगी, उनसे हम 4 अरब ले रहे हैं। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पे कोई कोशिश नहीं, सिंध ने भी बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की, और पंजाबी तक 2 ही आए हैं, और ये 2 ही अहम प्रोविंसेस हैं जहां ज़री शोबा काफ़ी बड़ा है, और वहां से बिल्कुल आप कोई रेवेन्यू टारगेट नहीं कर रहे हैं, और छूट उन्हें परमानेंटली लगता है मिला गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि
ये अगर पैसे अब हमें ज़ाहिर है ये हमने IMF के लिए ये मेजर्स जो की हैं, तो जो पैसा आएगा वो पैसा क्या काफ़ी होगा हमारी इंटरेस्ट सर्विंग? अब तो सर्विसिंग है ना, यानी इसमें कोई प्रिंसिपल तो शायद हम पे बैक करने के अहल हैं या नहीं, बट विल दिस मनी बी इनफ टू कीप अस अफ्लोट जो अब हमें इंटरनेशनल डोनर्स देंगे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो इन्होंने टारगेट किया है बजट में, वो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जो है जब बजट में जो खसारा आएगा उसका एक हिस्सा हम बाहर के बोरोइंग से पूरा कर लेंगे, तकरीबन 700 अरब के लगभग। तो ये तकरीबन आप $2.5 अरब ख्याल है कि ये सब वापसी हम जो रीपेमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनफ्लो होगा और वो बजट में चला जाएगा। मगर इस वक्त आप देखिए कि इस साल हमारा जो टारगेट था $17 अरब के इनफ्लोस का, बहुत कम पैसा आया है। IMF प्रोग्राम होने के बावजूद स्टैंड बाय फैसिलिटी तो तकरीबन पूरे साल रहा था। पाकिस्तान को बाहर से जो खास तौर पे बैंक हैं और बॉन्ड जो खरीदते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बिल्कुल अपने हाथ को हटा लिए हैं और अब मुश्किलात बहुत हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि चाइना से हम जो CPEC वगैरह के पैसे आया करते थे उससे भी हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी चल रही थी, वो पैसा भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए हालात बहुत संगीन हैं और ये जो अजम्पशन है कि नेट $2.5 बिलियन के करीब आ जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि 45 लाख के करीब नौजवान बेरोज़गार हैं। एक तरफ हमें ये बजट सेशन में एक और इकोनॉमिस्ट आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हर साल 30 लाख लोग जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं जो जॉबलेस हैं, और इस तमाम एनवायरनमेंट में क्या लोगों को जॉब मिलेगी या मज़ीद ये इनफ्लक्स जो है बेरोज़गारों का रोज़गार की मंडी में और बढ़ेगा? देखिए, इस वक्त हमारा एस्टिमेट ये है, और हम बड़े सीरियसली काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है। इस वक्त तकरीबन 10.5 से 11% है और हमारे यहाँ जो वर्कर्स के तादाद है वो 8 करोड़ है। तो यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में 80 लाख से भी ज़्यादा हमारे वर्कर्स बिल्कुल बेरोज़गार हैं और बहुत से ऐसे हैं जो बेचारे बहुत ही कम छोटा मोटा काम कर रहे हैं दिहाड़ी पर और उनकी आमदनी कोई ख़ास नहीं है। दूसरी तरफ आप आ जाइए नौजवानों पर। हमारा एस्टिमेट यह है कि पाकिस्तान में जो एक लिहाज से बेकार नौजवान जो हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आइडल यूथ, उनका पैमाना बहुत बढ़ गया है पिछले 3-4 साल में। और आज हमारा अंदाज़ा ये है कि 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बेकार बेचारे बैठे हुए हैं। माय लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये मैं कल से एक खबर देख रहा हूँ जिसे इंटरनेशनल मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है, मगर इंडियन आउटलुक और बड़े आउटलेट्स जो हैं वो दे रहे हैं, और वो ये है कि जो पेट्रो डॉलर डील थी 80 साल बाद एक्सपायर हुई, उसको सऊदी अरेबिया दोबारा से रिन्यू नहीं कर रहा। आपकी इत्तला में है कोई ऐसी खबर? अगर है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड इकॉनमी पर और हम पर? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, आई एम सॉरी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि बेरोज़गारों की तादाद 2 करोड़ के करीब है और ये जो बजट है इसमें इतना हाथ नहीं फेरा गया जो ऊपर सब्सिडीज़ जाती हैं। अलबत्ता नीचे टैक्स लगा दिया गया, सैलरीड क्लास को टैक्स लगा दिया गया। आज 20% आपने नेपरा ने बढ़ा दिए, जो 70 रुपये से ऊपर आपका यूनिट चला जाएगा। इसके क्या माशी और सियासी नताइज होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।